गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हमारा लास्ट चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर उस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर मोनोसैकेराइड्स, प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. Some common examples क्या होते हैं हमारे? कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। यानी हमें किससे मिलते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स? हमें सबसे पहले जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूस कौन से होते हैं? हमारे प्लांट्स। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू, जिसके हमारे सबसे कॉमन एग्जांपल में हम ले सकते हैं कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला CHH2O, यानी जिसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड वेयर कंसीडर एज हाइड्रेट्स और कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है और वाटर मॉलिक्यूल को हम हाइड्रेट बोलते हैं, इसीलिए इसका नेम रखा गया है कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 फिट इनटू द जनरल फॉर्मूला C6H2O6। हो गया CHH2O6 का। Chemically, the carbohydrate may be defined as optionally active polyhydroxides, aldehyde and ketones on the compounds which produce such units on hydrolysis some of the carbohydrates। यानी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में लें तो क्या होगा? ऑप्टिकली तो एक्टिव और पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, किसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स पाए जाएंगे, और क्या होंगे? हाइड्रोलाइसिस करने के ऊपर हमें कार्बोहाइड्रेट जैसी जो जनरल फॉर्मूला है वो गेट होता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे इनका बिहेवियर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स। फर्स्ट आता है मोनोसैकेराइड्स, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। यानी क्या देगा? गिव एक सिंपलर यूनिट देगा, सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। सम कॉमन एग्जांपल्स आर क्या होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। ये सब क्या है? हमारे मोनोसैकेराइड्स है। सेकंड आता है ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स दैट विल 2 और 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, जिसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 और मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की प्रोड्यूस होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोसैकेराइड्स। इसके अंदर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स सब आ जाएंगे हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एटसेट्रा। Depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. Among these, the most common are disaccharides होगा। The two monosaccharides unit obtained on hydrolysis of a disaccharides may be some or different। यानी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। और ये जो डाइसैकेराइड्स प्रोड्यूस होंगे ये क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं दोनों मोनोमर यूनिट, या डिफरेंट भी हो सकती है। For example, sucrose on hydrolysis gives one molecule each of glucose and fructose, whereas maltose gives two molecules of glucose। यानी अगर maltose एक हमारा डाइसैकेराइड है, हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 कंपाउंड्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, जो कि दोनों मोनोसैकेराइड्स क्या हो जाएंगे? सेम। बट when we hydrolyze disaccharides like fructose, it gives one unit of maltose and one unit of glucose, which are differ from each other। नेक्स्ट आएगा पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स which yield a large number of monosaccharides, that means greater than 10 units on hydrolysis are called polysaccharides। some common examples are क्या हो जाएंगे? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोल्स, गम, ये सब क्या आते हैं? हमारे पॉलीसैकेराइड्स होंगे। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are also called नॉन शुगर। इनका टेस्ट मीठा नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें नॉन शुगर बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोनोसैकेराइड्स इन डिटेल। Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them। यानी हम मोनोसैकेराइड्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इनके कार्बन एटम्स के नंबर पे और जो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ ए मोनोसैकेराइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज नोन एज एल्डोज, और एंड द मोनोसैकेराइड्स कंटेन कीटो ग्रुप देन इट नोन एज कीटोज। यानी अगर एल्डिहाइड है तो वो एल्डोज कहलाएगा और कीटोन है तो वो कीटोज कहलाएगा। कैसे? हमने कोई डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स अगर कार्बन एटम 3 है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइओस, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्राइओस, और कीटोन ग्रुप है तो उसको कीटो ट्राइओस बोलेंगे। अगर कार्बन एटम नंबर
4 है तो हम उसको टेट्रोस बोलेंगे, और एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोस हो जाएगा, और कीटोन है तो कीटोटेट्रोस हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 है तो हम उसको जनरल टर्म में बोलेंगे पेंटोस। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डोपेंटोस, और कीटो प्रेजेंट है तो कीटोपेंटोस। इसी तरह से 6 तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सोस। जो हमारे नेम चलते हैं किसके अंदर, IUPAC के नेम ही वही कॉमन तरीके से चल रहा है, देखिए। और एल्डो है तो एल्डो हेक्सोस, कीटोन है तो कीटो हेक्सोस, और अगर 7 कार्बन है तो हेप्टोस, एल्डिहाइड है तो एल्डो हेप्टोस, और कीटो है तो कीटो हेप्टोस। इस तरीके से हम उसका नेम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में अगर ट्राइओस के लेकर जाए तो एल्डिहाइड, कीटोस, जो अभी मैंने आपको टेबल बताई वही वाली टेबल है ये। अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, जो हमारा मोनोसैकेराइड है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कॉम्बाइंड फॉर्म, दोनों में हो सकता है, तो फ्रीली फॉर्म में भी पाया जा सकता है या कॉम्बाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। अब इसको हम किस किस से बना सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, मीठे फ्रूट्स के अंदर और हनी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। पर अगर हमने इसको शुगर से बनाया है, लाइक सुक्रोज, सुक्रोज शुगर होती है शुगर केन के अंदर यानी केन शुगर के अंदर। इफ सुक्रोज is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर obtained in equally amount, यानी ये हमारी डाइसैकेराइड्स है सुक्रोज। इसको हमने वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस तो करना ही है, किसके प्रेजेंस में करेंगे, HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, एक मोलिक्यूल हमें ग्लूकोज का गेट होगा और दूसरा मोलिक्यूल हमें फ्रक्टोज का गेट होगा। इस तरीके से हम सुक्रोज यानी केन शुगर से ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रॉम स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड से। कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च से ही ज्यादा लेते हैं, बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड 393 केल्विन अंडर प्रेशर पे। देखिए स्टार्च यानी मैंने आपको क्या कहा, स्टार्च है तो मैक्सिमम 10 से ज्यादा होंगे, तो यानी स्टार्च या सेल्यूलोज का फॉर्मूला n लगा दिया। H2O मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम स्टार्च ले रहे हैं या सेल्यूलोज ले रहे हैं, और इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च है उतना ही मॉलिक्यूल्स हमें मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज गेट हो जाता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड है और 6 कार्बन एटम है, एंड इज नोन एज डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं इसको। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च, सेल्यूलोज के लिए। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 फर्स्ट। सेकंड आता है ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग विद HI, अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करेंगे इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, suggested that all the 6 carbon atom are linked in the straight chain। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे कि हमें ग्लूकोज की चेन कैसी मिले, कि C6H12O6 वाकई में कैसा है। तो हमने पहले इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला, फिर हमने क्या किया, C6H12O6 को HI से रिएक्ट कराया, HI से रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिला, एन हेक्सेन मिला। अब एन हेक्सेन मिल रहा है यानी जितने भी OH ग्रुप थे या जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे उसके अंदर वो सब क्या हो गए, आई से रिप्लेट हो गए। इसलिए हमें पता चला कि स्ट्रेट चेन के अंदर ही हमारी ग्लूकोज स्ट्रक्चर से फिक्स होती है। देखिए कैसे, ये था CHO, यानी अगर स्ट्रेट चेन में अगर हम इसको HI के साथ हीट करेंगे तो हमें एन हेक्सेन नॉर्मल चेन गेट हुई। इससे हमें पता लगा कि 6 कार्बन जो है वो एक ही पोजीशन के अंदर स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। फिर हम थर्ड स्टेप में पता करते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन to form an oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give hydrocyanine. These reactions confirm the presence of carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर रिएक्शंस पढ़ी थी उसी तरीके से हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH से रिएक्शन कराई। तो जहाँ पे भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वहाँ पे जाके इसने क्या किया, इमीन बना दी। अब उसी इमीन की हमने क्या किया, साइनाइड से रिएक्शन कराई, तो हमें क्या हुआ, साइनाइड प्रोडक्ट गेट हो गया। इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें कार्बोनिल ग्रुप गेट हो गया, अब हम आगे चलेंगे। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन हाइड्रोक्सिल एसिड ग्लूकोनिक, यानी हमने इसको क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड में रिएक्ट हो गया अगर उसको हमने ऑक्सीडाइज कराया। तो इससे हमें क्या लगा, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए हमें पता लगा कि वो एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही थ्रू ही हमें ये प्रिपेयर होगा कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि कार्बन चेन ब्रेक नहीं होती है। ये किसकी है, एल्डिहाइड का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। हमने हाइड्रोक्सिल हो गया, इससे हमें पता चला कि ग्लूकोनिक एसिड जो ब्रोमीन वाटर के साथ हमने इसका ऑक्सीडाइजेशन कराया था। नेक्स्ट आता है एसिटलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिडेट व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जनरल फार्मूला गेट किया।
जनरल फॉर्मूला गेट करने के बाद हमने पता लगाया कि इसके अंदर स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन पता लगाने के बाद हमने किया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, हमें वो भी गेट हो गया। अब कार्बोनिल ग्रुप में आते ही हमें पता लगाना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसके लिए हमने क्या किया, एसिड बनाया। एसिड बनाने से हमें क्या हो गया कि गेट हो गया कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड शुगर ही प्रेजेंट होती है। अब एल्डिहाइड का कंफर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट बचा हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पता लगाना है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पता लगाने के लिए हमने क्या करते हैं, ग्लूकोज की एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, और वो एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्ट करके क्या बनेगा, पेंटा एसिटिक एसिड, यानी एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन हो गई। और एनहाइड्राइड जब भी पॉसिबल होता है जब उसके अंदर OH ग्रुप जुड़े हों, और इससे हमें गेट हो गया कि हमारे पास 5 OH ग्रुप जुड़े रहते हैं जो कि डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अटैच होते हैं। On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield an dicarboxylic acid, saccharide acid, यानी जिसको बोलते हैं हम सैकरिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अब हमें अल्कोहल तो पता लग गया, अब हमें ये पता करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल को पता लगाने के लिए हमने क्या किया, वापस से उसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है, अगर ग्लूकोज है या ग्लूकोनिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएंगे, सैकरिक एसिड के अंदर बदल जाएंगे। इससे हमें ये गेट हो गया कि हमारे पास जो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है वो प्राइमरी है। इस तरीके से हमने प्रॉपर क्या किया, अल्कोहल की ग्लूकोज की हमने स्ट्रक्चर को गेट कर लिया। The exact spatial arrangement of different OH group given by Fischer after studying many other properties. Its configuration is correctly represented as I, फर्स्ट वाला जो है, और सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड सेकंड, और सैक्रिक एसिड हमारा थर्ड। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बिल्कुल, और ये हमारी सेकंड जो है किसकी है, सेकंड और थर्ड ग्लाइकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। देखिए हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 6 कार्बन हो गए, और 4 के 5 कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप लगा हुआ हो गया। इससे हमें ये गेट हो जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन ग्लूकोज ग्रुप कंटेन 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ए स्ट्रेट चेन।